हाँ याशिका जैन, कहाँ तक हुआ था? सर हमने फ्री रेडिकल स्टार्ट किया था। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बनने की कंडीशन बता दिया था। यस सर। अब ये कि हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो खुद सोचें कि ये फ्री रेडिकल है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर कोई वाई ग्रुप लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो देखिए जल्दी से पेयर्ड हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। तो अगर ये प्लस आई है प्लस एम है, और ऑब्वियसली यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी होगा, फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन होता है। तो यहाँ जो है ये तीनों मिलकर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आपके पास फ्री रेडिकल है और कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई है माइनस एम है, तो ये स्टेबिलिटी को घटाएगा, इसको और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देगा, है कि नहीं? यस सर। इसमें भी वही याद रखना है, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस। सबसे पहले हम रेजोनेंस इफेक्ट को देखेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। या यस सर।
यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया? हाँ, पहले वाले में कौन स्टेबल है बताइए। यहाँ प्लस आई इफेक्ट है और 3 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन की वजह से भी प्लस आई इफेक्ट है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। CBA सॉरी TCBA ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, जिस कार्बन पर है डायरेक्टली 2 से अटैच्ड है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल। अब यहाँ देखिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, प्लस आई इफेक्ट है और 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल है बट इसमें रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस A डबल बॉन्ड B C का फ्री रेडिकल। अरे याद है सबको? Yes, sir. ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, प्लस आई इफेक्ट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए सबसे ज्यादा B, फिर A, फिर C। रेजोनेंस इज डोमिनेंट।
प्लस आई इफेक्ट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एस करेक्टर है, माइनस आई है, एस पी है, माइनस आई है, सी फिर बी फिर ए। लिख लिया? हाँ लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यहाँ देखिए, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, और ये टर्शरी फ्री रेडिकल है, यहाँ भी रेजोनेंस है। तो ऑब्वियसली सी फिर बी फिर ए। इसमें भी सब में रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि मिथाइल में प्लस आई और प्लस एच हाइपर कंजुगेशन है, क्लोरीन में माइनस आई है, यहाँ माइनस आई माइनस ए। तो सबसे ज्यादा बी फिर ए फिर सी फिर डी। बताइए किसी को कोई डाउट है? नो सर। लिख लिया? यस सर। तो अब आइए, ये पूरा इंटरमीडिएट आपने पढ़ लिया। अब टॉपिक डालिएगा टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल।
सबसे पहले टॉपिक डालिएगा इलेक्ट्रोफाइल। द रिएजेंट टू the reagent which has tendency to accept electron pair, मतलब ये कि it is electron deficient species। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होगा, जितने भी गरीब आदमी हैं सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज का मतलब इलेक्ट्रॉन सीकिंग। लिख लिया? लिख लिया? यस सर। जितने भी सिंपल केटायन हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल होंगे, दो को छोड़कर। सिंपल केटायन इसलिए लिखा रहता है, ऐसा केटायन जो करीब हो, जैसे NH4 प्लस, ये केटायन तो है लेकिन चारों नाइट्रोजन चारों बॉन्ड बना रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सेकंड पीरियड भी, सेकंड पीरियड 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। ये और H3O प्लस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ये पूछा गया है, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसलिए लिखा रहता है ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव हो लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी हो, जबकि ये पॉजिटिव है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता फर्क करके। जैसे आपके पास है, जितने भी इसके अलावा, दोनों के अलावा जितने भी सब हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो जो भी आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में लुईस एसिड की डिफिनेशन पढ़ा वो सब इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे BF3 जो ग्रुप 13 में पढ़ा था आपने, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, ये सब जितने हैं ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। समझा कि नहीं? जितने कार्बोकेटायन हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जितने फ्री रेडिकल हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे।
ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। सर, और central atom of molecule bonded to more electronegative element through multiple bond। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, ये सब गरीब है नहीं है फिर भी है, इसलिए एक कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? लिख लिया? यस। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। It is nucleus seeking। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा, न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो सब न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या है? एग्जाम्पल, ऑल एनायनिक स्पीशीज, एकदम लिख लिया?
जैसे अल्कोहल हुआ, वाटर हुआ, ये सब पे लोन पेयर है। अमोनिया हुआ, ये सब पे लोन पेयर है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में खुद अल्कीन, सात 4 में निकल गए, 7 में 4 मिनट में। एक पेरेंट को फोन आया था अभी कि शायद तकनीक के क्लास में लिख लिया। लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। एक मैंने आपको बताया था कि एक टेम्पोररी पोलराइजेशन, जैसे परमानेंट पोलराइजेशन आपने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया। उसको परमानेंट पोलराइजेशन इसलिए कहा गया कि जैसे इंडक्टिव इफेक्ट का मेन कॉज था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए किसी एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं है। वो एक किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में क्लोरीन है तो ऑब्वियसली वो अपने आप इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। लेकिन एक टेम्पोररी पोलराइजेशन होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ऐसे ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था कि इसका कोई एप्लीकेशन आगे नहीं है, लेकिन सिलेबस में है इसलिए पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको टेम्पोररी क्यों कहा गया ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है, पाई डबल बॉन्ड है, ये तो हम लोग ऐसे कर देते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बेसिकली हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि कोई रिएजेंट इसके सामने ना लिया जाए। जैसे H+ है तो H+ किस पर अटैक करेगा? निगेटिव पर। तो H+ इसको पोलराइज करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो खींचेगा तो अपनी, तो इसलिए यहाँ चला गया। इसलिए क्या होता है, इस एक C पर प्लस और C पर H आ गया। क्लियर है? इसको कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ना रेजोनेंस है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ हो रहा है रिएजेंट के प्रेजेंट। अब रिएजेंट हटा दीजिएगा तो फिर ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो भाई इट इज टेम्पोररी इफेक्ट। तो समझ में आया कि नहीं यहाँ कि रिएजेंट के प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड में होगा।
तो कहेंगे कि the temporary polarization, a temporary effect in which complete transfer of shared pair of pi electron to one atom joined by multiple bond. In the presence of attacking reagent, ये लिखना जरूरी है. In the presence of attacking reagent. समझ में आया है कि नहीं आया, जल्दी बताएं. Yes, sir. Very good. लिख लिया ये वाला. Yes, sir. लिख लिया.
हो गया, जल्दी बताइए। यस सर। गुड। चलिए, तो ये पूरा जीओसी हो गया आपका। अब आइए कि हाइड्रोकार्बन में एक पार्ट टॉपिक डालिए, आइसोमेरिज्म। आपको मालूम है आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जैसे टू और मोर कंपाउंड having same molecular formula but differ either in physical or chemical properties. लिख लिया था ना आप लोगों ने। अब आइए टाइप्स ऑफ आइसोमर में दो तरह का होता है स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल अभी तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, हाइड्रोकार्बन में ये नहीं है। अभी मैं वो आइसोमर डिस्कशन करूंगा जो हाइड्रोकार्बन पार्ट में है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। इसमें क्या होता है, टू एंड मोर कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर but differ in the of atom or group. इसको स्टीरियो आइसोमर। इसमें एटम का अरेंजमेंट चेंज होता है, बाकी सब सही रहता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है। लिख लिया। लिख लिया। Yes, sir. सबसे पहले हम स्टीरियो आइसोमर को डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ
स्टीरियो आइसोमर। बेसिकली 3 होता है, 2 11th में पढ़ना है, 1 12th में। एक पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशन आइसोमर,
हाँ, तो देखिए कन्फर्मेशन आइसोमर, हेलो आवाज आ रही मेरी? कन्फर्मेशन आइसोमर जो होता है केमिकल बॉन्ड में आपने पढ़ा सी सिंगल बॉन्ड सी में फ्री रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन, आराम से रोटेशन होता है। आपने केमिकल बॉन्ड में आपको पढ़ाया गया था कि रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। लेकिन सी डबल बॉन्ड सी में इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि पाई बॉन्ड पैरेलल होता है, अगर रोटेट करेगा तो ये गिर जाएगा। तो रोटेशन की वजह से बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट बनते हैं जो आपको सिखाया बनाया जाएगा। द स्पेशल अरेंजमेंट इन विच वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड to another by rotation around single CC bond is called conformation isomer. Is called conformation isomer. सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. कन्फर्मेशन आइसोमर किसकी वजह से होता है? रोटेशन। क्लियर? Yes, sir. तो कन्फर्मेशन आइसोमर में अब आइसोमर को कैसे दिखाते हैं तो गौर से सुनिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मर, तो कन्फर्मर को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं। एक को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक को कहते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। लिखिए इस तरह, लिख लिया? अब देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन में बेसिकली न्यूमैन प्रोजेक्शंस क्या होता है, एक बेसिकली ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन पेपर। हम न्यूमैन प्रोजेक्शंस में 2 कार्बन लेते हैं, एक को कहते हैं फ्रंट कार्बन और एक को कहते हैं बैक कार्बन। ये हो गया आपका, जो ये कार्बन हो गया, जो ग्रुप लगा रहेगा उससे आएगा। अभी मैं एक स्ट्रक्चर बना के भी समझाऊंगा। बैक कार्बन ये एक हो गया, और जो ग्रुप इस पर अटैच होगा वो उसके सरकमफ्रेंस पर डालेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इथेन है,
तो आपके ऊपर है, ये देखिए 3D है, sp3 है, एक फ्रंट और एक बैक ले लीजिए आप। तो इसको 3 डायमेंशन में हम पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कार्बन हो गया फ्रंट, इस पर जो ग्रुप लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन बैक, तो ये पूरा सर्कल हो गया, फिर उस पर आप लगा दीजिए। तो इसी को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन ये सेंटर है, ये फ्रंट कार्बन हो गया, और ये थोड़ा सा दूर कर दीजिए, ये बैक कार्बन। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. याशिका को आया समझ में? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया? लिख लिया सारे लोग? हेलो, Yes, sir. दूसरा रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ये भी वही है, 3 डायमेंशनल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी फ्रंट और बैक ही की बात करते हैं, लेकिन 2 सीधा वाई या एक सीधा एक उल्टा। जैसे मसलन मान लीजिए 2 कार्बन है, 2 उल्टा वाई या 2 सीधा वाई। एक फ्रंट कार्बन है
और एक बैक कार्बन है, सीधा y भी कर सकते हैं। ये हुआ सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों एक ही हुआ, और एक फॉर्म होगा एक सीधा y, उल्टा y, और एक सीधा y। जो आपको अभी जैसे में इथेन लिखना था, तो इथेन के दो फॉर्म हो गए, एक हाइड्रोजन 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 इस तरह और एक इस तरह। तो यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है, यहाँ देखिए दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ अलग अपोजिट साइड में, तो ये स्टेबिलिटी का फर्क है, इसलिए इसको कहा गया आइसोमर। तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दो सीधा y या दो उल्टा y, ये एक फॉर्म हुआ। दूसरा फॉर्म हुआ एक सीधा और एक उल्टा y। दो कार्बन अलग अलग प्लेन का है, एक फ्रंट कार्बन और एक बैक कार्बन।